हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस वन शॉट सीरीज के अंदर। हम लोग आपके पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, अध्याय 12 है आपका। उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी एक क्लास हम लोगों ने बेसिक पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसके अंदर त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों के और परिमापों के बारे में हमने बढ़िया तरीके से, जितना अच्छे तरीके से डिस्कशन हो सकता है ना, उसको हम लोगों ने किया था। लेकिन मेन मुद्दा है कि जो आज की क्लास है ना, एक्चुअल में 10th क्लास में फॉर्मूले उसके ही काम आएंगे, उसको हम लोग बढ़िया तरीके से करते हैं। इसमें शुरुआत में होगा ना, तो हम लोग यहाँ मेन चीजें पढ़ेंगे। पहले घनाभ या घन पढ़ लो, एक ही बात होती है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोला। हमें इतनी बातें पढ़नी है, ध्यान रखना। 6 चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से हमें डिस्कशन करना है। अच्छी तरीके से मैं डायग्राम अच्छी तरीके से बनाऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, कौन सी चीज़ क्या हो सकती है, कौन सी चीज़ क्या नहीं हो सकती है। चलिए सब, तो हमारी साहब पहली जो हेडिंग रहेगी ना आज, पहली जो हेडिंग है उसको हम लोग पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबॉइड। अब घनाभ के एग्जाम्पल जो है ना, हर जगह मौजूद है। आपके घर में एग्जाम्पल पड़ा है, कैसे सर? घर में जो ईंट आती है ना, वो एक घनाभ के आकार की, ऐसी। किसके आकार? घनाभ की। आपकी गणित की किताब होगी, वो घनाभ के आकार की, क्योंकि उसमें एक बीच में आयताकार फलक बन रहा है। क्या बन रहा है? एक आयताकार सरफेस बन रहा है। इस बात को ध्यान रखना। कोई भी चीज ऐसी होगी, जैसे आपके सामने मैंने ये रख दी, ये सपोज एक फोन का कवर है, ऐसे देखो, ये एक आयताकार है। क्या है? ये आपका एक घनाभ है। क्या है आपका? ये एक घनाभ। मैं अब सारे घनाभ वगैरह आपको बना कर दिखाऊंगा, प्लस मेरे सामने जो बने हुए डायग्राम वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो घनाभ क्या होता है? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है तीनों, क्योंकि हम लोग अब जितनी भी बातें पढ़े उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी उसकी। ठीक है, देखो। घनाभ, घनाभ ऐसा, घनाभ ऐसी आकृति होती है, घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई एल, कोमा चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच समान नहीं हो। मतलब घनाभ ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या नहीं होगी? आपके बराबर नहीं होगी। अब मैं आपके सामने इसका डायग्राम बनाता हूं सर। क्या बनाता हूं? इसका डायग्राम, फिर आपको समझाऊंगा ये एक्चुअल में बनता कैसे, होता क्या। इसका डायग्राम पहले हम लोग बनाएंगे साहब। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डायग्राम के कोई भी चीज़ आपको कभी समझ में नहीं आएगी। और इसका फिर मैं डायग्राम आपको खुद समझाऊंगा एक्चुअल में बना हुआ कैसे। मेरे पास घना बनाया हुआ है पूरा प्रॉपरली। क्या है मेरे पास? घना बनाया हुआ, चिंता मत करो, हम लोग उसको भी बढ़िया तरीके से देख लें। ठीक है जी, तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको, टेंशन मत लो आप लोग। एक एक चीज़ धैर्य से देखते जाओ, सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको, लाजवाब तरीके से। अब चित्रों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस लेक्चर के अंदर भी टाइम लगेगा। मैं चाहूँ तो सीधा आपको बता दूं कि ये होता है, लेकिन फिर वही बात है, मज़ा नहीं आएगा आपको, ना आपको चीज़ें समझ में आएगी। खुली सिंपल सी बात है ये तो, है ना। तो हम लोग इसको तो एकदम बढ़िया तरीके से ही करेंगे। बच्चों की पता नहीं क्यों दिक्कत होती कि सर समझ में नहीं आता ये कैसा डायग्राम बन गया। तो कोई समस्या नहीं आएगी, आप टेंशन ही मत लो यहाँ पर। तो
हाँ जी सर। ये आपके पास एक घनाभ है। अभी मैं घनाभ बना हुआ भी दिखाऊंगा प्रॉपरली, चिंता मत करो। ठीक है, अगर ये घनाभ है तो इस घनाभ की लंबाई है सर, इस घनाभ की ये लंबाई, ये यहां से यहां तक इसकी क्या है लंबाई, ये घनाभ की चौड़ाई, और ये घनाभ की क्या है आपके ऊंचाई। घनाभ के अंदर दो लंबाइयां होगी, क्योंकि इधर लंबाई है तो इधर भी लंबाई होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ये आपके पास घनाभ है, और यहां पर इसका जो प्रत्येक फलक होता है ना घनाभ का, वो आयताकार होता है। कौन से आकार का होता है आयताकार, और आपको बना हुआ दिख रहा है देखो, प्रत्येक फलक यहाँ आयताकार है, प्रत्येक फलक यहाँ क्या देखो आयताकार। देखो ये ध्यान से देखो आप लोग, प्रत्येक फलक यहाँ पर क्या है आयताकार होता है। और यहाँ पर एक बात फिक्स है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होगी, चौड़ाई ऊंचाई के बराबर नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूं। ये डायग्राम है सब इसका, ये ऐसा, ये डायग्राम है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम, ये आपका एक प्रॉपर घनाभ है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैं अगर इसको सही से पकड़ूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये देखो, ये सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आयताकार फलक नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको, एक आयताकार फलक। इसके घनाभ के अंदर क्या होता है, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, घन और घनाभ जो होता है ना, यह पासा हो गया, घन और घनाभ और क्या हो गया पासा। उसके अंदर 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं 8 शीर्ष, और 12 किनारे होते हैं। मैं भी बताता हूँ 6 फलक कौन कौन से, देखो ध्यान से देखो। एक, एक इसके पीछे है या नहीं, एक ये तो एक ये दो, एक ऊपर वाला 3, ये नीचे वाला 4, ये इधर वाला 5, ये इधर वाला 6। किनारों का मतलब क्या होता है, जहाँ दो या एक या एक से अधिक रेखाएं आपस में मिलती है। जैसे देखो ये इसका किनारा देखो, 1 2 3 4, 4 इधर, 4 किनारे इधर हो गए। और यहाँ चित्र जो है ना, उसमें जो आपके शीर्ष हैं वो तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो पूरा एक ये रहा, देखो शीर्ष ये एक, शीर्ष नंबर 2, शीर्ष नंबर 3, 4 5 6 7 और 8, ये शीर्ष हैं जो मैंने थोड़े से गहरे कर दिए आपके सामने। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ये बड़ा, ये क्या हो गया शीर्ष, ये मैं नोट डाल के लास्ट के अंदर बात लिखवा दूँ। अब होता क्या है कि ये जो आकृति आपके सामने है ना, इसकी 4 चीजें हमें पढ़नी। कितनी चीजें, 4 चीजें पढ़नी। एक तो इसका होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। एक, अब पार्श्व पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में फर्क क्या होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। देखो मैं बार बार टच कर सकता हूं, मैं अंदर टच नहीं कर सकता ना, तो मैंने देखो यहां पर इसको पूरा छू सकता हूं कंप्लीट, इसको यहाँ ऐसे टच कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ मैं टच कर सकता हूँ वो आपका कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। या आप बोल सकते हो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 4 ही दीवारें भाई, अंदर वाला है ही नहीं, काम ही नहीं है, तो ये मैं जहाँ जहाँ टच कर सकता हूँ ना, वो तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन मैं पूरे के पूरे की बात कर लूँ, अंदर तक की बात करूँ, तो रूम है जैसे आपका कमरा, तो वहाँ बाहर अंदर सब जगह टच कर सकते हो आप लोग, तो वो क्या कहलाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन सिंपल चीज होती है। एक इसके विकर्ण की लंबाई भी होगी, वो भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डायग्राम है, आप लोग देख सकते हो। घनाभ इस प्रकार का होता है, इसमें 12 किनारे होते हैं। मैं 12 किनारे आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। वैसे भी यहाँ नजर आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 कितने हो गए, 12 हो गए। मेन मुद्दा है सूत्र का सर, मेन मुद्दा किसका चलेगा, आपके सूत्र का चलेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। पहले सूत्र के अंदर पहला सूत्र हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय
क्षेत्रफल, या ब्रैकेट में लिख सकते हो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बात एक ही, ठीक है। नंबर 2, घनाभ का एक एक डायग्राम को एक एक स्लाइड के ऊपर एक ही पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय। अब होता क्या, कभी कभी वो बोल देता है घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? घनाभ का क्षेत्रफल। तो बच्चों के कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर वो संपूर्ण पूछ रहा है या वक्र पूछ रहा है या पार्श्वपृष्ठीय से। की बात हम लोग के आगे घन, घनाभ, बेलन सब के अंदर यही पढ़ेंगे। तो ध्यान ये रखना है, अगर पूछा जाए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का क्षेत्रफल, तो आपको उसको संपूर्ण समझना। बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय। जब वो वक्र पृष्ठीय या पार्श्वपृष्ठीय देगा ना, तो उसको खुद से अलग नाम देना पड़ेगा, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। इस बात को ध्यान रखना। ये आपके पास आगे नंबर 3, नंबर 3 हो जाएगा घनाभ का आयतन। और नंबर 4, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। इन चारों के सूत्र हैं। प्रत्येक स्थिति में ये 4 ज्यादा चीजें काम आएगी जो आपको ध्यान रखनी है सर, ठीक है। घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 2 गुणा, 1 मिनट, एल में लिखता हूं बड़े वाला, ठीक है। यहां सब जगह मैंने एल बड़ा ही लिखा है तो बड़ा ही लिख देता हूं। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा क्या हो जाएगा? ऊंचाई, ठीक है। इसी क्षेत्रफल को मैं ये भी लिख सकता हूं आयत का परिमाप गुणा क्या लिख सकता हूं? ऊंचाई। मैं एक एक चीज बारीकी से लेकर चलूंगा आपके सामने, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। आयत का परिमाप कैसे सर? तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप नहीं था क्या? और आयत बनेगा क्योंकि यहाँ आयताकार भाग बन रहा, वहां वर्ग बन रहा था तो वर्ग बनेगा। तो यहां पर बनेगा आपके 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये जो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है वो आयत का परिमाप होता है, या केवल परिमाप बोल दो, गुणा h का मतलब हो गया ऊंचाई। इस बात को ध्यान रखना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ये 2 बार जुड़ जाए क्योंकि लंबाई 2 बार पूरा घूमने का मतलब ये। इसका जो आयतन होता है वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुणा B गुणा H। घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी आपके √, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये 4 सूत्र आपको घनाभ के बारे में ध्यान रखना है। घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। इस बात को ध्यान रखना। अगर सेम होगी तो फिर वो घन बन जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार का बनता है। घनाभ में 6 फलक होते हैं, घन में भी 6 फलक होते हैं, पासे में भी 6 फलक होते हैं। घनाभ, घन और पासे में 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8। में सारी बातें जब मैं घन पढ़ाऊंगा ना अगले स्लाइड, फिर मैं नोट डाल के नीचे लिख दूंगा। और उसमें किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12। और 12 किनारे यहाँ पर आपको नजर भी आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे बता दूँ, ठीक है। बता भी दिया था अभी डायग्राम बना के। घनाभ बता भी दिया आपको, वापिस बता देता हूँ। घनाभ ऐसा होता है, देखो ये घनाभ है। घनाभ में बीचों बीच एक आयत बनना चाहिए जो थोड़ा सा ऐसे खींचा हुआ मिले। घन जो होगा ना, घन ऐसा होगा, ऐसा वर्ग बनेगा बीच में। घन में क्या बनेगा? आपके वर्ग बनेगा। हम लोग सब बेलन वगैरह सब देखने वाले, अर्धगोला वगैरह कैसा बनता है, तो सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूँ, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा। महत्वपूर्ण 4 सूत्र होते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई को मैं आयत का परिमाप कह सकता हूँ, गुणा ऊंचाई।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई लंबाई हो गया, घनाभ का आयतन, विकर्ण की लंबाई, ये वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग ये तो समझ गए होंगे एल का मतलब है घनाभ की लंबाई, है ना। हम लोग सारी बातें लिख देते हैं यार, चिंता मत करो आप लोग। मैं आपके किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखूंगा। जहां एल बराबर, बी बराबर और एच बराबर। ठीक है, ध्यान देना। एल है आपके घनाभ की लंबाई, एल क्या है आपके घनाभ की लंबाई। बी का मतलब हो जाएगा घनाभ की चौड़ाई, और एच का मतलब हो जाएगा घनाभ की ऊंचाई। साथ के साथ आप लोग मेरी बातें सुनते जाएंगे तो सूत्र यही याद करवा दूंगा आपको, सारे के सारे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपके सामने, मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है। फिर इसके अंदर नोट में भी पॉइंट कुछ ध्यान रखने होंगे आपको। नोट में क्या ध्यान रखना होगा, घनाभ का प्रत्येक फलक, घनाभ का प्रत्येक फलक घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक फलक किस रूप का होता है, आयताकार रूप होता है। यहां पर अब हम लोग कुछ सूत्र बना सकते हैं, जैसे पहला सूत्र हो जाएगा घनाभ के प्रत्येक फलक का परिमाप। एक तो ये सूत्र हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, नंबर 2, घनाभ के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ के प्रत्येक फलक का परिमाप बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप। किसका परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप। ठीक है सब, और इसका मतलब यहां हो जाएगा प्रत्येक फलक आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा यहां पर, आयत का क्षेत्रफल। और सबको पता है परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बातें आपको सारी की सारी ध्यान रखनी है। एक घनाभ के बारे में कोई समस्या आपको नहीं आएगी, किसी भी हालत में याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए किसी भी हालत में। मैंने चित्र आपको बना कर बता दिया कंप्लीट। हाँ, वो सीट्स वाली रबी कोई बातें नहीं लिखी, वो मैं बाद में लिखूँ, अगली स्लाइड में गन पढ़ाऊंगा, गन के नीचे वो बातें लिखूं। अभी कोई लिखने का सेंस नहीं बनता है। ये सारी बातें आपको डायग्राम वगैरह अच्छी तरीके से, जैसे मैंने जहाँ जो चीज़ हाईलाइट की है ना, उसको भी आपको रेड और ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है, तभी जाकर दिमाग में चीज़ें घुसेगी और शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। ये बातें आपके सामने है सब। बोलो सब, है कोई किसी प्रकार की समस्या? सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी। घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है, घनाभ के प्रत्येक फलक का जो परिमाप होता है वो आयत का परिमाप। भाई फलक अगर आयताकार है, जितना जो परिमाप होगा उसका आयताकार ही होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और कोई बोल दे कि पूरे घनाभ का परिमाप निकालना है, तो एक फलक का ये होता है, तो घनाभ के अंदर फलक कितने होते हैं, 6, तो इसको 6 से गुणा कर दो, कोई समस्या भी नहीं। तो ये आपके सामने आ जाएगा सब। करिए सब फटाफट, इसको करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और डायग्राम मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, ये ऐसा डायग्राम होता है, बीच में ये जो बनेगा वो आपके क्या बनेगा, आयताकार बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, आयताकार बनना चाहिए ऐसा।
जो थोड़ा सा ऐसे चौड़ा हो, जैसे घर के आम। इसके उदाहरण आप लोग अगर बात करोगे तो उदाहरण घर में एक संदूक होती है, एक पुराने टाइप की है ना, दादा दादी के ज़माने की होती है, संदूक हो गई, ईंट हो गई, वो जितने भी उदाहरण हो सकते हैं ना, वो आपके घनाभ के आकार के होते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो गन का एग्जाम्पल होता है ना, वो होता है चौक का डिब्बा। जो हमने छोटी क्लासों के अंदर जो व्हाइट बोर्ड चौक आती है, उसका जो डब्बा होता है वो आपके घनाभ गन के आकार का होता है, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, पास सा हो गया सारी चीज़ें। तो ये आपके सामने है। लास्ट बार आपको कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगली स्लाइड के अंदर गन के बारे में डिस्कशन करने पड़े। ले लो सभी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, तो उम्मीद है गनाब के बारे में जितनी भी बातें आपको बताई गई है बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको हर चीज़ क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं गन के बारे में डिस्कशन। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके गन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? गन के बारे में। नंबर 2, एक हम लोग गनाब के बारे में सारी बातें पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे गन। गन का मतलब हो जाएगा क्यूब। हम लोग लिखेंगे गन, ऐसा गनाब होता है गन। गन ऐसा गनाब होता है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई मतलब गन ऐसा गनाव है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी, एक जैसी होगी, कोई फर्क नहीं आएगा। पहले मैं आपके सामने इसका चित्र बनाता हूं, फिर हम लोग इसके बारे में आपको चित्र भी बताएंगे, सारी चीजें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे सब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा साहब, हम लोग बढ़िया तरीके से डायग्राम बनाते हैं इसका, फिर हम लोग इसके बारे में और डिस्कशन भी कर लेंगे। कोई समस्या नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की, मस्त रहिए आप लोग। आराम से बना रहा हूं, ध्यान देना, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन कर लेंगे अभी, है ना। चित्र इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे ये समझते हैं कि चित्र इंपॉर्टेंट नहीं, बट चित्र ही होता है सब चीज़ें समझने के लिए, वरना सारी बातें समझ में कैसे आएगी आपको बताओ। ज्ञान तो पूरा चित्र में ही है, सारी जो चीज़ें हो सकती है वो चित्र समझा देगा आपको कि है क्या, एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये लो सर, ये बन गया ऐसा। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें। पहली बात तो ये आपकी गनाब है, गनाब की लंबाई होगी जिसको हम लोग ए बोलेंगे, अभी मैं बता दूंगा क्यों बोला इसको ए। ये भी क्या हो जाएगी, ए।
ए और बीच में जो भाग बनेगा वो बनेगा साहब वर्गाकार। इस बार बीच में क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप। ये रहा देखो सब, ये देखो एकदम सेम टू सेम है चारों तरफ से। आप लोग जब भी इसको जैसे भी देखोगे ना तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की, एकदम चारों तरफ से सेम टू सेम। बीच में आपके क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। ये आपका एक डायग्राम होता है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में ये बातें होगी। यहाँ पर हम लोगों ने अभी एक चीज सीखी है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, और इन सब को हम लोगों ने ए लिख दिया था। क्या लिख दिया था, ए। क्या लिख दिया था साहब, ए लिख दिया था। इस बात को ध्यान रखना। जहां ए बराबर होती है घन की भुजा, ए जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, घन की भुजा। मतलब कहीं की किताबों में ए लिखा गया, कहीं की किताबों में इसको एल से भी लिखा गया, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आप लोग को जो दे रखा उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ए बराबर घन की भुजा आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके सामने हो गया। अब सूत्र लिखते हैं इसके। नंबर 1, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह हो जाएगा घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, एक नंबर हो गया। 2 नंबर, 2 हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर 3, घन का आयतन। नंबर 4, घन के विकर्ण की लंबाई। ये 4 बातें हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। घन और घना में यही होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखना। देखो, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब हो गया घन का एक जो फलक होगा ना वो उसका क्षेत्रफल होगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वैसे सिंपल सी बात है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है या नहीं होता है, ठीक है, वो हो गया। तो यहां पर हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 4a²। क्योंकि वक्र का मतलब होता है बार वाली चारों भुजाएं, तो एक भुजा का, एक फलक का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, तो 4 का हो गया 4 गुणा भुजा स्क्वायर 4a²। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। 6 की 6 पूरी काम आ गई। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, 4 गुणा भुजा स्क्वायर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, आयतन हो गया a क्यूब। विकर्ण की लंबाई होती है √3a। बच्चे क्या करते हैं, इस a को क्या करते हैं, रूट के अंदर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करना सा, वरना हो जाएगा गलत। √3 है, रूट के अंदर 3 है, फिर बाहर a। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन के विकर्ण की लंबाई √3 गुणा भुजा। √3 गुणा क्या हो जाएगा, भुजा। याद कर लोगे या नहीं कर लोगे, बिल्कुल याद करना सब, ठीक है। अब एक बात सुनना मेरी बात, मैं इसको चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 4 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल, बिल्कुल, क्योंकि ए स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है। मैंने इस सूत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, 4 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। इसको आगे बढ़ाऊं तो लिख सकता हूं 6 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल।
ये आप लोग बात ध्यान रखना। ठीक है, इसको इतना कोई आगे बढ़ाने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग कुछ नोट के अंदर पॉइंट ध्यान रखें। नोट के अंदर क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान सुनिए। घन का प्रत्येक फलक घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है, वर्गाकार होता है। तो वर्गाकार होता है तो उसमें वापस दो सूत्र बन जाएंगे। घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, घन के प्रत्येक फलक का परिमाप बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। क्योंकि वर्गाकार है तो फिर वर्ग का परिमाप ही होगा, और क्या होगा। नंबर 2, घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल बराबर बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। और सबको बताइए, मैंने इसीलिए कल लेक्चर बनाया था, मुझे पता था ना सारी चीजें आएगी। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, 4 गुणा भुजा, और क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, बोलो सब। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी में एक स्टार लगा के पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया। किसी घन तथा घनाभ में, किसी घन तथा घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष तथा 12 किनारे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी घन तथा घनाभ में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, और क्या होते हैं, 12 किनारे होते हैं। क्या पता कोई पूछ ले आपसे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ये आपके सामने घन और घनाभ के बारे में जितनी डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम कैसे समझें कैसे नहीं, तो मैंने पूरा डिटेल से जितना बेसिक से हो सकता है ना, मैं डायरेक्ट सूत्र फटाफट लिख के फटाफट चला जाता ना, तो मैं इस लेक्चर को केवल और केवल आधे घंटे में ख़त्म कर सकता था। लेकिन इसमें 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर बनेगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, आपने अगर ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया तो आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की। अब बैलेंस, शंकु, अर्धगोला और गोले के बारे में पढ़ना, सारी बातें आपके सामने डिटेल से रखने वाला हूँ, चिंता मत करो। इसका स्क्रीनशॉट लो, एकदम बढ़िया तरीके से सारी बातें आपके सामने लिखी गई है सब। ठीक है, यहाँ तीनों बराबर थी तो एल ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ये ऊंचाई थी, इसको हमने ए ही मान दिया। ए बराबर घन की भुजा, कहीं की किताब इसको स्मॉल एल भी लिखा गया। स्मॉल क्या लिखा, एल भी, एक ही बात होती है, सेम चीजें, कोई समस्या नहीं। तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मेरी गारंटी इसमें। तो बोलो सर।
ठीक है, तो उम्मीद है घन और घनाभ के बारे में जितनी बातें हो सकती है हमने बेहतरीन तरीके से समझ ली है। अब हमें क्या पढ़ना है, इसका उदाहरण तो आप सबको पता है, चौक का डिब्बा हो गया, ये जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं तो चारों तरफ से बराबर दिखाई दे, कैसे भी देख लो इसको, ठीक है, वो आपके घन होते हैं। बाकी घन और घनाभ के बारे में जितने सूत्र हो सकते हैं, चित्र से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, चित्र बढ़िया तरीके से समझना आपको, फिर आपको सूत्र सारे याद होने चाहिए, ऐसे अंगुलियों पर याद होने चाहिए। मम्मी रात को 2 बजे भी उठा के आपसे पूछ रहे हैं बेटा घन का आयतन क्या होता है, तो मुंह से आवाज आनी चाहिए भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6 गुणा भुजा स्क्वायर 6a²। ऐसी बातें तब जाकर तो मजा है, पढ़ाई का आनंद आना चाहिए। ऐसे ऐसे माला जपने की तरह जपता होना चाहिए आपके सामने सूत्र, कुछ भी नहीं होना चाहिए कि ये सूत्र आया ये गया, ये सूत्र आया ये गया, ये सूत्र आया ये गया। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। करिए सब, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। उम्मीद है घन और घनाभ के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होगी। अभी 4 लोगों के बारे में और डिस्कशन करना है। अगली स्लाइड हम लोग पढ़ते हैं बेलन के सूत्र। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके बेलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, नंबर 3 जो हमारे सामने हेडिंग रहेगी वो रहेगी साहब बेलन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। पहले डायग्राम पढ़ेंगे फिर मैं डायग्राम बताऊंगा आपको। हमारे सामने 3 नंबर हेडिंग है आपके बेलन, जिसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। अब सिलेंडर कोई घर वाला सिलेंडर नहीं, इस बात को ध्यान रखना है ना। इसका इंग्लिश में नाम है बेलन, सिलेंडर हो गया। बेलन नाम सुनते ही एक बेलन होता है रोटी बनाने वाला, वो बेलन भी नहीं होता, ध्यान रखना। इसका एक डायग्राम है, पहले हम लोग उसको बनाते हैं, फिर बाकी की बातें हम लोग आगे करते हैं। एक घर में जो पाइप वगैरह होते हैं ना पानी आने के लिए, वो आपके क्या है, सिलेंडर है यानी बेलन है। तो मैं आपके सामने डायग्राम पहले अच्छी तरीके से बना देता हूँ, क्योंकि इसका डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मान नहीं सकते इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके सामने है और ये चीज़ आपके सामने होगी। और ये ऐसा सिलेंडर होता है। अगर आप, मैं अभी चित्र भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, है ना। सब्र का फल मीठा होता है आपके। ये हो गया, ये ओ मान लो, इसको ए नाम दे दो, इसको ओ दे दो और इसको बी दे दो। और अगर हम लोग इन दोनों को मिलाते हैं, क्या करते हैं साहब, इन दोनों को मिलाते हैं। ये अब आपके सामने डायग्राम कंप्लीट हो, मैं सारी बातें आपको रख दूंगा अभी सामने सब, चिंता मत करो। अब देखो होता क्या है कि ये इसकी त्रिज्या होती है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी आपकी त्रिज्या, और ये इसकी होती है ऊंचाई। क्या होती है, ऊंचाई। अब ये ऐसा डायग्राम है, एक्चुअल में जो होता है ना वो ऐसा डायग्राम होता है। देखो ये वाला, ये कंप्लीट ऐसे, मतलब ये तो अभी तो बंद है, लेकिन ये खुला भी हो सकता है। पानी आने के लिए आपके घर में छत के ऊपर लगे होंगे, नीचे पानी आता है, जो आप टूटी फिटिंग वगैरह करते हो उसके अंदर, सबके अंदर ऐसा ही पाइप होता है। पाइप मान लो जो भी चीज़ है ऐसे, ये बेलनाकार चीज़ होती है। कोई भी बॉक्स हो गया, पानी की बोतल हो गई, ऐसे कोई बोतल भी आ रही वो हो गया, एक ऐसा जग भी आ रहा वो भी हो गया। जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें ऐसा एक गोल शेप होगा बार वाला और 2 वर्ताकार सिरे जुड़े होंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक आपका बेलन कहलाएगा। इस चीज़ को मैं छू सकता हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे, ये वक्र पृष्ठी है और अंदर पूरी चीज़ क्या है आपका संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट चीज़ आयतन हो जाएगी। ये बातें हमें पढ़नी, ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं। तो आप लोगों ने ये चित्र वगैरह देख लिया होगा बढ़िया तरीके से। ये आपके सामने ये है सर। यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने लिखी है, वो मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है ना। इस बात को ध्यान रखना। एक चीज़ जहाँ R बराबर और एक है आपके H बराबर, ये जो R है आपके सामने, इसको हम लोग बोलते हैं बेलन की त्रिज्या। R को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके बेलन की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, बेलन की त्रिज्या। और H जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। अब आप सबको पता है कि जब व्यास दे रखा हो तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये तो मैं आपको 11वें चैप्टर में बता चुका हूँ। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। तो शायद इसके ऊपर तो डिस्कशन करने से कोई मतलब है ही नहीं। ये चीज़ें आपके सामने, ये बेलन आपके सामने मैंने बना दी, ठीक है। फिर इसके सूत्र शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला सूत्र हो जाएगा आपके बेलन का, क्या हो जाएगा सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र बोल दो या पार्श्व पृष्ठीय बोल दो, एक ही बात है। बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 1 नंबर हो गया, बिल्कुल सर। फिर बात करते हैं 2 नंबर की, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नंबर 3 हो जाएगा बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है साहब 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). बेलन का संपूर्ण, अभी एक आया कैसे उसके ऊपर डिटेल से नहीं चर्चा करेंगे, केवल सूत्र पता होना चाहिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके 2πr(r+h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h), बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(r+h। ठीक है। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है साहब πr²h। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं आधार का क्षेत्रफल, है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अभी सारी चीजें लिखूंगा नोट के अंदर, चिंता मत करो। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और गुणा में क्या हो जाएगा? ऊंचाई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या हो जाएगा? ऊंचाई। इस बात में मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है। बेलन का आधार क्यों? आप ये सोचो ना सर, इस चीज को यहां तक πr²। बेलन का आधार क्यों? बेलन का आधार वर्ताकार होता है, ये वर्त का क्षेत्रफल ही थे और क्या। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ नोट के अंदर बातें ध्यान रखेंगे। किसके अंदर ध्यान रखेंगे साहब? आपके नोट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे ध्यान रखने हैं जो आपके बड़े काम के, जो छोटे मोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। जैसे नोट्स में क्या हो जाएगा? नोट्स में आपको यह याद रखना है कि बेलन का आधार वर्ताकार होता है। किस आकार का होता है? बेलन का आधार वर्ताकार होता है। इस बात को ध्यान रखना। बेलन का आधार किस आकार का होता है साहब? आपके वर्ताकार होता है। वर्ताकार है, देख लो, ये भी चित्र में बताया था ना। बेलन का आधार देखो वर्ताकार, ये आधार ऐसे, अभी तो ऐसे पड़ा था ये आधार है, लेकिन ये तो बहुत टॉप हो गया। जैसे ये ऐसे होगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा। ये चीज आपके सामने रख दी मैंने। ठीक है। बेलन का आधार क्या होता है? वर्ताकार होता है। तो नंबर एक हो जाएगा बेलन के आधार की परिधि बराबर में हो जाएगा। बेलन का आधार क्या? वर्त है। बेलन के आधार की जो परिधि होगी वो हो जाएगी वर्त की परिधि के बराबर। वर्त की परिधि। ओके सर, बिल्कुल। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा बराबर हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार की जो परिधि होगी यानी वर्त की परिधि होगी, और वर्त की परिधि सबको पता है, वर्ताकार की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। क्या होती है साहब? 2πr। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल या वर्त का जो क्षेत्रफल होगा वो आपके हो जाएगा πr²। कितना हो जाएगा? πr²। मैंने आधार का पूछा, आधार ऐसे 2 है तो दोनों का पूछे तो 2 गुणा 2πr परिधि हो जाएगी, 2 गुणा वर्त का क्षेत्रफल, वैसे आपके सामने हो जाएगा। ठीक है। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा के इसी नोट के अंदर, बेलन में क्या याद रखना है? बेलन में वर्ताकार भागों की संख्या
बेलन में वर्ताकार भागों की संख्या कितनी होती है? 2। आप लोग देख लो, 2 ही वर्ताकार भाग है, 1 और 2। ये लो साहब, बेलन के बारे में भी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। जितने बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है उतना बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं और कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। अब शंकु पढ़ना है, गोला और अर्धगोला आपको पढ़ाना है, सारी बातें आपके लिए हो जाएगी क्लियर। कर लीजिए साहब स्क्रीनशॉट वगैरह। बेलन ये होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h, बेलन का आयतन πr², तो πr² बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा h का मतलब ऊंचाई। बेलन का आधार वर्ताकार होता है, तो बेलन के आधार की जो परिधि होगी वो वर्त की परिधि यानी 2πr के बराबर होगी। बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्त का क्षेत्रफल यानी πr² के बराबर होगा। और बेलन में वर्ताकार भागों की संख्या कितनी होती है साहब? 2 होती है। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी बातें बता दी। कर लीजिए साहब फटाफट इसको, एकदम बढ़िया तरीके से काम आपके लिए कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं शंकु की तरफ, है ना। लेक्चर खत्म ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं। 3 बातें हम लोगों ने कर ली, 3। अब छोटी छोटी बातें, ज़्यादा बड़ी नहीं, है ना, क्योंकि घन और घनाभ सबसे ज़्यादा टाइम खाता है, क्योंकि इसका डायग्राम भी थोड़ा मुश्किल होता है, वो चीज़ें समझानी पड़ती। ये देखो जो आर है ना, वो बेलन की त्रिज्या है, वहाँ वर्त की त्रिज्या थी, अर्धवर्त की त्रिज्या होती, शंकु की त्रिज्या हो जाए, गोले की त्रिज्या हो जाए, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाए। तो ऐसा समझना नहीं, आप ऐसा टेंशन मत लेना कि ये सर कैसे हो रहा है, बाकी सिंपल सी बातें, आप टेंशन मत लो, ठीक है। करिए साहब, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट वगैरह, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, तो उम्मीद है जितनी भी बेलन के बारे में मैंने आपको बातें बताई है वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं शंकु के क्षेत्रफल। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके शंकु के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? शंकु के बारे में। बेलन अभी हमने पढ़ लिया था। नंबर 4 जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी शंकु के बारे में। शंकु को सबको पता है कि कोन भी बोला जाता है। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, वो एक जोकर की टोपी मान लो, या जो आप लोग सॉफ्टी खाते हो आइसक्रीम, वो आपके इसके एग्जाम्पल है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। डायग्राम बनाता हूँ, फिर चित्र भी बता दूंगा कैसा होता है इसका, ठीक है, दिखने में। तो हम लोग इसको बनाते हैं आपके डायग्राम बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ को एकदम धैर्य से लिखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर, तो हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। ये इसका चित्र है, ये इसका क्या है? शंकु का चित्र है, जिसके अंदर यहां हम लोग एक ए नाम दे देते हैं, यहां बी नाम दे देते हैं, यहां सी। यहां पर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन सी? ये तो इसकी शंकु की त्रिज्या कहलाएगी आर, ये शंकु की ऊंचाई है, लेकिन ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी, जिसको हम लोग एल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। मैं कुछ बातें यहाँ पर लिख देता हूँ, जहाँ करके पूरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ करके एक तो आपके पास आर है, एक आपके पास एच है, और एक आपके पास एल है। आर क्या हो जाएगी? शंकु की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या चेंज नहीं होगी, सेम ही है। आर तो त्रिज्या ही कहलाएगी, नाम चेंज होते जाएंगे। आर हो जाएगा आपके शंकु की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या साहब? शंकु की त्रिज्या। एच जो है वो शंकु की ऊंचाई है, जिसको हम लोग नॉर्मल ऊंचाई बोलते हैं। एच क्या हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई। एच क्या कहलाएगा? शंकु की ऊंचाई। एल कहलाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई भी बोला जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ये कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, सारी बातें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, टेंशन मत लो। चित्र मैं आपको बता देता हूँ, ये लो सर, ये रहा।
दिखाई दे दिया ये चित्र आपको, ऐसा देखो नीचे से ऐसा बना हुआ है, वर्ताकार दिख रहा है, ये ऐसा पूरा डायग्राम कंप्लीट जो आपको शायद नजर आ। देखो अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो ये जोकर की टोपी है, ऐसे देखोगे तो सॉफ्टी होगी आइसक्रीम खाने वाली, कोई समस्या नहीं ऐसा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, मैंने चित्र वैसे भी आपको बता दी। चलिए साहब सूत्र शुरू करते हैं, ध्यान देना इधर। नंबर 1 सूत्र की हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 1 सूत्र हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इसकी बात कर लेते हैं। फिर 2 नंबर में हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 नंबर किसको पढ़ेंगे हम लोग? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान देना, ये हो गया आपके पास, बिल्कुल सही। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे शंकु का आयतन। किसकी बात करेंगे? शंकु का आयतन। ठीक है सर, शुरुआत करते हैं। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। पाई गुणा त्रिज्या गुणा एल का मतलब तीर्य ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर, आर प्लस एल। पाई आर, आर प्लस क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं चाहूं तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, 1/3 गुणा बेलन का आयतन। क्या लिख सकता हूं? 1/3 गुणा क्या लिख सकता हूं? बेलन का आयतन। इसीलिए लिख सकता हूं बेलन का आयतन क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो होता है ना वो बेलन का आयतन होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहां से एक पॉइंट आपसे पूछूं, आगे लिख दूंगा, वो तो कोई समस्या नहीं। यहां तक आपके सामने सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। कुछ नोट के अंदर पॉइंट आपको ध्यान रखने। नोट के अंदर क्या ध्यान रखना है साहब? नोट के अंदर ये ध्यान रखना है कि शंकु का आधार, क्या याद रखना है? शंकु का आधार, शंकु का आधार वर्ताकार होता है। शंकु का आधार किसके आकार का होता है? वर्ताकार होता है। शंकु का आधार वर्ताकार होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, शंकु का आधार वर्ताकार होता है तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, समझने का प्रयास करना सा। इसको हम लोग लिख सकते हैं शंकु के आधार की परिधि। कोई पूछ ले कि शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की क्या पूछ ले आपसे? कोई परिधि पूछ ले तो शंकु का आधार वर्ताकार होता है तो आधार की परिधि बराबर हो जाएगी वर्त की परिधि। क्या हो जाएगा आपके? वर्त की परिधि बराबर। ठीक है साहब, पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा आपके? आधार वर्ताकार होता है तो वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हमें समझना। तो वर्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। एक नोट लगा के स्टार में आपको ये ध्यान रखना है, शंकु में क्या लिखेंगे? शंकु में वर्ताकार भागों की संख्या। क्या लिखेंगे? शंकु में वर्ताकार भागों की संख्या। शंकु में वर्ताकार भागों की संख्या 1 होती। शंकु में वर्ताकार भागों की संख्या कितनी होती है सब? 1 होती। तो शंकु में वर्ताकार भागों की संख्या कितनी होती? 1 होती। इस बात को ध्यान रखना। ये आपके पास पॉइंट आ गया? बिल्कुल आ गया सर। यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर ये हो जाएगा L² बराबर होता है R² प्लस H²।
ये सूत्र होता है एल स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है कि एल स्क्वायर बराबर में क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बनेगा लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्योंकि ए ओ बी आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज में ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, कहीं की किताबों में इसको एल बराबर स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो मैं चाहूँ तो इस सूत्र को ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई मना नहीं, कि एल बराबर होता है आपके रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से ये आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो एक पॉइंट और ध्यान रखना, आपको क्या रखना है, मैं अगर ऊपर लिखूं शंकु का आयतन, क्या लिख दूं, शंकु का आयतन, और बटा में लिख दूं मैं बेलन का आयतन। इनका कोई आपसे अनुपात पूछ ले तो अनुपात याद रखना 1:3 होता है सर। इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है 1:3। अब ये क्यों आया मैं अभी आपको रीजन भी बता देता हूँ, कोई समस्या है नहीं। ऐसा इसीलिए आया क्योंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/3 बेलन का आयतन। अब ये बेलन का आयतन सपोज यहाँ गुणा वाला है, यहाँ गया भाग में, तो ऊपर शंकु का आयतन बट्टा में बेलन का आयतन, शंकु का आयतन बट्टा बेलन का आयतन बराबर हो गया 1/3। तो कोई पूछ ले कि शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में कौन सा अनुपात होता है, तो 1:3 होता है। क्या होता है 1:3। पूछने में उल्टा भी पूछ सकता है, बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में क्या अनुपात होता है, तो 3:1। शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में तो 1:3 होता है, लेकिन बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। ये जितनी भी शंकु के बारे में बातें हैं मैंने आपको डिटेल से सारी बातें बता दी, आप लोग नोट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। और अगली स्लाइड में मैं गोला और अर्धगोला दोनों साथ में ही पढ़ा दूंगा और हमारी लैंग्वेज हो जाएगी खत्म। ऐसे खोखलार अर्धगोलार सारी चीज़ें हो सकती, हमें उससे कोई मतलब, हमारे सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं हमने उसको बेहतरीन तरीके से जहाँ लेवल तक हो सकता है ना शानदार तरीके से उसको हमने कर लिया है और कोई समस्या नहीं आएगी। एक एक चीज़, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सारी बातें जो आपके सामने हैं इनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सारी बातें मैंने आपको बता दी, करिए साहब फटाफट करिए। और अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं कंप्लीट ख़त्म, क्योंकि गोले और अर्धगोले की सिंपल सी चीज़ें होती, ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं, वो तो सिंपल सा है उसके अंदर। ठीक है, वो बातें आपको ध्यान रखनी है सब। करते हैं अभी हम लोग, इसको करो पहले फटाफट कर लो फिर हम लोग, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर क्या होता है एल की जरूरत होती है तो एल निकालना पड़ेगा। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बेसिक सवाल भी आता है, त्रिज्या और एस दे देता है, एल स्क्वायर पूछ लेता है, लेकिन ये सीधा याद नहीं रखना, ये याद रख। क्यों क्या बता, कभी तिर्यक ऊंचाई और एस दे के त्रिज्या पूछ ले, या ये और ये देकर ये पूछ ले, तो गुणा बा करना, इधर उधर पक्षानंदन करना, काम आपका हो जाएगा। जो चीज़ जहाँ लिखनी चाहिए थी ना वहाँ मैंने सारी बातें आपके सामने लिखी। कर लीजिए साहब फटाफट इसको, कोई समस्या नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ सकता है शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होता है, तो 1:3, और बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में 3:1। ले लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर हम लोग गोले और अर्धगोले की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है शंकु के बारे में जितनी भी बातें आपके सामने लिखी गई है बढ़िया तरीके से सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए किसी भी हालत के अंदर। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग आज की क्लास का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, जितनी बातें हमने डिटेल से की है उनकी लास्ट स्लाइड में करते हैं गोले और अर्धगोले के सूत्र। अब देखो हम लोग गोले और अर्धगोले के बारे में दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा इसमें कोई इतना खास होता नहीं। ठीक है, तो 4 तो हम लोग शंकु तक पढ़ चुके हैं। नंबर 5 हो जाएगा अपना गोला, जिसको इस पैर भी बोला जाता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, गोला, यानी कि इस पैर। सिंपल सा डायग्राम होता है इसका, बच्चे झूठे ही कंफ्यूज रहते हैं सर इसका डायग्राम कैसे होता है। होता वैसे ही है जैसे हम लोगों ने ऐसा गोला पढ़ रखा है। ठीक है,
थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, इसको करते हैं, फिर काम अभी कर लेंगे। ये लो सर, बन गया जैसा बना है, ठीक। ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब होता क्या, इसके इर्द गिर्द कुछ घुमाना होता है। जैसे आप लोगों ने सपोज दैट ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा दिया, यहाँ घुमा दिया, यहाँ घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। ये एक वर्त है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर जैसे कोई चक्कर लगता है वैसे आपके गोला बन गया। इसके ऊपर ज़्यादा मत जाइएगा, चित्र के ऊपर मेन मुद्दा है इसका क्षेत्रफल। इसका कोई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। अब हम लोग बोलेंगे, हम लोग केवल और केवल इसको ऐसा बोलेंगे, गोले का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि गोले के क्षेत्रफल का मतलब हो जाए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है। और नंबर जो 2 हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा गोले का आयतन। क्या हो जाएगा आपके, गोले का आयतन। तो एक तो गोले का क्षेत्रफल पढ़ना है, एक हमें क्या पढ़ना है, गोले का आयतन। तो 2 चीजें हमें पढ़नी है, गोले का आयतन और गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ऐसा 4πr²। क्या होता है, 4πr²। और जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। गोले का क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। मेरे को नहीं लगता कोई समस्या आएगी। लास्ट हम लोग 6 नंबर पढ़ लेते हैं, 2 ही सूत्र हैं उसके ध्यान रखना। लास्ट सूत्र हो जाएगा अपने अर्धगोला। लास्ट सूत्र के अंदर किसको पढ़ना है हमें, अर्धगोला, जिसको हम लोग हेमीस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे आपका, हेमीस्फीयर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, हमें इसके बारे में पढ़ना है। इसका चित्र हम लोग बना सकते हैं, घर घर में मौजूद है आपके सामने। जैसे ये आपके कटोरी हो गई, ये देखो, ये जो है ना, ये आपका क्या है, एक अर्धगोला है। इसके ऊपर एक ऐसा जोड़ देंगे और कटोरी, तो ये क्या बन जाए, गोला बन जाए। गोले का कोई डायग्राम होता नहीं, तो ये अर्धगोले का कुछ इस प्रकार से है। जैसे कोई कटोरी हो गया, कोई भी बर्तन हो गया ना, वो क्या कहलाता है आपका, अर्धगोला कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, अर्धगोला कहलाता है। इसका डायग्राम ऐसा ही होता है। देखो, जैसे आप लोग अगर बात करते हो ना, ये आपका एक अर्धगोला है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। ये देखो ऐसे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें ये, तो ये ए पॉइंट मान लिया, ये ए मान लिया, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसके भी सूत्र हैं सीधे सीधे जो आपको ध्यान रखना, ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। पहला हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा आपके, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या हो जाएगा आपके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। इसका संपूर्ण भी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अर्धगोले का ये हो गया। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर 2 हमारा हो जाएगा अर्धगोले का, सिंपल चीजें दोनों, बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा सूत्र भी नहीं, बाकी चारों में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 3 नंबर आपको याद रखना है, अर्धगोले का आयतन। क्या याद रखना है आपको, अर्धगोले का आयतन। 3 नंबर आपको याद रखना है, अर्धगोले का आयतन। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रखना साहब आपको, वो होता है 2πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। और आयतन हो जाएगा 2/3 πr³। और इन्हीं नोट्स के साथ, इन्हीं आयतन के साथ आज की क्लास होती है आपके खत्म। मैंने जितना बेहतरीन तरीके से हो सकता है आपको चित्र समझा के, डायग्राम आपको रियल में भी दिखाए हैं, बोर्ड के ऊपर भी बना के सिखाएं, सारे के सारे फॉर्मूले बेहतरीन तरीके से, छोटे से छोटा डाउट, छोटे से छोटे पॉइंट को, छोटे से छोटे एग्जाम को हम लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से कर दिया। कोई नया क्वेश्चन भी निकल के आ गया ना, उसको भी आप लोग इसके माध्यम से कर सकते हो। और इस चैप्टर की एक ही खास बात है, जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को, जिस लाल और लाली को सूत्र याद है, वो इसमें कहीं पर भी नहीं अटकता। केवल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, वहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी होती है।
होती है, पाई आता है, पाई का मान 22/7 सबको पता है। ये होता है त्रिज्या दे रखी होती है, ऊंचाई है तो ऊंचाई है, तीर एक ऊंचाई, तीर एक ऊंचाई, सारी बातें केवल बेसिक से गुणा भाग आपको आने चाहिए और आपका काम लाजवाब तरीके से हो सकता है। ले सकते हो साहब आप इसका स्क्रीनशॉट और हमारी क्लास करते हैं खत्म फटाफट। हमने चित्र भी बना दिए, मैंने गोले का कोई चित्र नहीं बनाया, बस अर्ध गोले का मैंने चित्र आपको समझाया भी और दिखाया भी आपको। ठीक है, गोले के चित्र आप लोग अपनी गेंद मान लो, टेनिस जो बॉल होती है उसके अकॉर्डिंग सारी बातें आपके सामने पता है। मेरे को नहीं लगता कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आएगी। गोले का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3πr³, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² और आयतन 2/3πr³ और कोई समस्या किसी प्रकार की है नहीं। और लाजवाब तरीके से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से सारे डायग्राम वगैरह हम लोगों ने अच्छी तरीके से सारी बातें हम लोगों ने लिख ली। क्या मेरे लाल और लालियों को कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की? ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह। हम लोगों ने कल जो क्लास की थी ना उसके अंदर बेसिक त्रिभुजों और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल पढ़े थे। आज हमने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आयतन जितनी भी हो सकती है, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोले के बारे में जितनी बातें हो सकती है हमने बेहतरीन तरीके से चित्र बनाकर, चित्र सारे मैंने आपको दिखाए हैं, उनके तरीके से हम लोगों ने कर लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। मस्त रही, स्वस्थ रही। लाइव क्लास आप लोग MCQ की देख लेना, जल्दी आ जाएगी और बाकी सारी चीज़ें आपको इनको क्या रखना है, ध्यान रखना। कल मिलेंगे हम आपके इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर, फिर आपके है सांख्यिकी यानी जो स्टैटिक्स है उसके नोट्स का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रही, स्वस्थ रही। जय हिंद, जय भारत।